तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में, जो कि थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड इस पोयम की लेखिका। ये बहुत बड़ी देशभक्त थी और जैसा कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये उसके सेशंस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। पहले स्टेट्स के हेड के तौर पर गवर्नर को अलॉट किया जाता था। हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर हुआ करता था और ये पहली फीमेल गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस की, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। आगे इनकी फैमिली और एजुकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। इनकी ज़्यादातर पोयम नेचर, पेट्रियोटिज्म या बच्चों के बारे में हुआ करती थी। ये पोयम उस समय के रेफरेंस पॉइंट से लिखी गई है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फ्रॉम 1914 टू 1918। उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन के पास आर्मी की कमी पड़ गई और इवन दो इंडियन सोल्जर्स ऐसे बिना मतलब के वॉर का पार्ट नहीं होना चाह रहे थे, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ग्रीड की वजह से स्टार्ट हुआ था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा या फिर मेरा देश ज़्यादा ताकतवर है और हम लोग तुम पे राज करेंगे। ये मेंटालिटी होती थी और इसीलिए वॉर स्टार्ट होते थे। इंडियन पीपल उस वॉर का पार्ट नहीं होना चाहते थे, बट क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की तो उसे ऑर्डर्स मानने पड़े थे। अब बात ऐसी हुई थी कि वॉर ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिश सोल्जर्स या ऑफिसर्स मरे, उनको प्रॉपर तरीके से दफनाया गया, उनकी फैमिली को काफ़ी पैसा दिया गया, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद कराई गई। जो लोग वॉर में शहीद नहीं हुए थे और सही सलामत वापस आ गए थे, उनको अवार्ड्स दिए गए और प्राइज़ दिए गए, पैसे दिए गए। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन सोल्जर्स का बरियल प्रॉपर उनके रिलीजन के हिसाब से नहीं हुआ था, उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं मिला था, उन्हें कोई ऑनर नहीं मिला और उनके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया गया था। उनकी डेड बॉडीज़ को फॉरेन लैंड में ही दबा दिया। ये पोयम उन्हीं सोल्जर्स के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इस पोयम को गाने वाली हमारी मदर इंडिया यानी कि भारत माता है और वो उनका पर्सपेक्टिव यहाँ दिखाया गया कि एक मदर को कितना पेन होता है जब उसके बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं। इस पोयम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस पोयम का जो नाम है ना, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या गिफ्ट की बात की जा रही है? वो सारे गिफ्ट नहीं जो हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें दी दुनिया को, कि हमने ब्रिटिश को सोना, चांदी, कॉटन या फिर फसल दी, वो तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेन यहाँ इंडिया की तरफ से गिफ्ट क्या था? उनके सोल्जर्स, भारत माता के बच्चे, और वो उन्हीं बच्चों के लिए ये पोयम गा रही हैं और ब्रिटिशर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पोयम मदर इंडिया यानी कि भारत माता गा रही हैं। इज़ देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विथ होल्ड, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमन और ग्रेन और गोल्ड। तो एक्चुअली ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी कि या तो इस क्वेश्चन का आंसर अंडरस्टूड है या तो राइटर आगे खुद ही इसका आंसर अपने स्टैंजाज में लिख के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जैसे कि अब आज के ज़माने में सुबह 5 बजे कौन ही उठता है? अब देखो, हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए क्योंकि इसका आंसर अंडरस्टूड है, राइट? वैसे ही यहाँ पे मदर इंडिया क्वेश्चन कर रही हैं कि इज़ देयर एनीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम मी, जो मेरे हाथों में है अभी, जो मेरे हाथों में बंद है अभी। माई हैंड्स विथ होल्ड, ठीक है, क्योंकि मदर इंडिया यानी कि इंडिया से जो है ब्रिटिशर्स बहुत कुछ ले चुके थे, तो वो ये पूछते हैं कि अब अभी भी कुछ बाकी है क्या? इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट जो तुम मेरे से लेना चाहते हो, जो मेरे हाथ में, यानी कि जो मेरे इंडियन लोगों के पास बचा हुआ है? क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? जैसे कि रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट यानी कि कपड़े, ग्रेन आप जानते हैं फसल होगा, एंड गोल्ड यानी कि सोना। तो ये क्वेश्चन है। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट प्राइजलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट। टॉर्न करना यानी कि फाड़ना होता है, बट ये उस सेंस में नहीं है। एंड प्राइजलेस ट्रेजर्स जो है यहाँ पे ये मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसका मतलब है इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। सो मदर इंडिया कह रही है आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि मैंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के में अपने कितने ही प्राइजलेस ट्रेजर्स जो है भेजे हैं, राइट। फ्लंग यानी कि फोर्सफुली किसी को हटा देना। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन ऐसे किया जा रहा है जैसे कि एक माँ होती है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, तो वो उसके सीने से लग के रहता है हमेशा, और अगर वो उसे हटाना हो तो वो क्या करेगी? उसे टॉर्न करेगी, एकदम फोर्सफुली खींच कर उसे दूर ले जाएगी, राइट। कहेगी कि जाओ तुम दूर। तो उसी हिसाब से यहाँ मदर इंडिया ने किया है, मैंने ईस्ट और वेस्ट में प्राइजलेस ट्रेजर्स को अपने सीने से टॉर्न करके तुम लोगों को दे दिया। तो यहाँ पे मदर इंडिया का क्या रेफरेंस है कि देखो, गोल्ड, ग्रेन और क्लोथ तो दिए ही हैं मैंने, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने तुम्हें दी
ब्रिटिश आर्मी को दी, वो है मेरे प्राइजलेस, यानी कि जिसकी वैल्यू काउंट नहीं की जा सके ऐसी जाने बिकॉज ऑफ कोर्स कोई सोल्जर जब जाएगा वॉर में तो बहुत चांसेस है कि वो जाके वहाँ मर जाए. एंड yielded the son of my stricken womb to the drum beats of the duty, the sabers of doom. इसे ध्यान से समझना. और मैंने तुम्हें अपने घायल वूम के सन दिए. वूम यहाँ पे मतलब है यूट्रस, राइट. तो टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी यानी कि मैंने अपने बच्चे वॉर के लिए जाने के लिए तुम लोगों को दे दिए. जो ड्यूटी की ड्रम बीट्स बची, जो कि ये इंडिकेशन है ड्रम बजाना कि वॉर स्टार्ट हो गया है. द सेबर्स ऑफ डूम यानी कि डेथ. तो वो ये भी कह रही कि मैंने अपने बच्चे सेबर्स ऑफ डूम को दे दिए. सेबर्स यानी कि स्वॉर्ड, तलवार, ठीक है. यानी कि उन्हें पता है कि जो मेरे बच्चे ड्यूटी करने जा रहे हैं अब इतने बड़े वॉर में वो मर जाएंगे. मैंने उन्हें उस स्वॉर्ड यानी कि तलवार के पास भेज दिया है जो कि उन्हें उनकी मौत तक ले जाएगी. आगे की जो लाइनें हैं वहाँ पे आप समझ पाओगे और इमेजिन कर पाओगे कि हमें क्या दिखाना चाहते हैं. गैदर्ड लाइक पियर्स इन देयर एलियन ग्रेव्स. एलियन यानी कि फॉरेन, जो कि हमारा खुद का ना हो, राइट. एलियन लैंड यानी कि बाहरी, फॉरेन लैंड, ठीक है. ग्रेव यानी कि क्या होता है, कब्र, ठीक है. तो वहाँ ये कह रहे हैं कि उनकी बॉडी गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुई थी जस्ट लाइक पियर्स, मोतियों की तरह. तो जैसा कि यहाँ पे मोती वर्ड ये भी सिंबलाइज कर रहा है कि इंडियन सोल्जर्स मोती की तरह ही प्रीशियस थे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉर बहुत भयानक था, तो उसमें सोचिए कितनी ज़्यादा लाशें बिखरी हुई होंगी, और वही हम यहाँ पे इमेजिन करने वाले हैं. यहाँ पे इमेजरी का यूज़ किया गया है. मेरे बेटे मोतियों की तरह दूसरे देशों की कब्र में दबे हुए थे. साइलेंट दे स्लेप्ट बाय दी पर्शियन वेव्स. अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट है, लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, सिमिली का यूज़ किया गया है, ठीक है. सिमिली में एज या फिर लाइक कर वर्ड यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं, और मेटाफर अलग चीज़ होती है, ठीक है. साइलेंट दे स्लेप्ट, अब एस दो बार आया, ये एलिट्रेशन है, ठीक है. वो शांति से, मेरे बेटे और या मेरे बच्चे शांति से पर्शियन वेव्स के पास सो गए थे या सो रहे हैं, मतलब कि उनकी डेथ हो गई, राइट. पर्शिया मॉडर्न डे ईरान में आता है आई गेस. और ये वेव्स क्या है, ये ओशन वेव्स हैं, पर्शियन ओशन की. स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्टियन सैंड. अब देखो, स्कैटर्ड, शेल और सैंड, यहाँ एलिट्रेशन है, और लाइक का वर्ड लाइक भी यूज है तो सिमिली है. मेरे बेटे शेल्स की तरह इजिप्टियन सैंड पर बिखरे पड़े हैं, ठीक है. आई गेस आप इमेजिन कर पा रहे होगे, इजिप्ट में जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे डेड बॉडीज, या फिर आप शेल इमेजिन कर पा रहे होगे, राइट. दे लाई विथ पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड. अगेन मार्केट, ब्रोज, ब्रेव, ब्रोकन, एलिट्रेशन यूज है, ठीक है. दे लाई विथ पेल ब्रोज माना जाता है, और जैसे हम कहते भी हैं, कई जगह आपने रेफरेंस ये देखा होगा, कोई इंसान मर जाता है, उसकी बॉडी बहुत हल्के रंग की होने लगती है, जो उसके आईब्रोज हैं वो भी हल्के होने लगती है, तो पेल ब्रो वही है, मतलब वो मर गए हैं, ठीक है. तो मेरे बेटे जो है पेल ब्रोज के साथ और ब्रेव ब्रोकन हैंड के साथ, आगे कहती हैं कुछ और, वो हम देखेंगे. ब्रेव ब्रोकन हैंड यानी कि ऑफकोर्स उन्होंने लड़ाई करी, उनके हाथ इंजरी तो होगी पूरी बॉडी में, तो ब्रोकन हैंड मतलब वो है. और ब्रेव भी क्यों, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे अपने हाथों से, राइट. दे आर स्ट्रून लाइक ब्लोजम्स मोन डाउन बाई चांस. वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि फ्लावर्स गलती से बाई चांस जो है मोन कर दिए जाते हैं ना गार्डन में. मतलब आप ग्रास मोन कर रहे हो, ठीक है, कटर से, और उसे गलती से कोई फ्लावर टूट जाए, उसकी भी कटाई छिटाई हो जाए, उसकी तरह मेरे बेटे बिखरे पड़े हैं, ठीक है, बिखरे पड़े हैं. स्ट्रून यानी कि बिखरे, लाइक अगेन सिमिली यूज किया गया है, ब्लोजम यानी कि फ्लावर, ठीक है. जैसे कटे फटे फ्लावर्स गिर पड़े हों कहीं पे, ऐसे उनकी बॉडी में चोटें हैं और वो ऐसे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं, जस्ट लाइक फ्लावर्स, ठीक है, जो कि गलती से कट जाते हैं. ऑन द ब्लड ब्राउन मिडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस. मिडो यानी कि ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है. तो जो बहुत वास्ट एरिया होता है ना एकदम, वहाँ घास ही घास है, वहाँ ज़्यादातर कैटल रियरिंग वगैरह होता है, मतलब वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन ही ये होता है. मेरे बेटे जो है फूल की तरह कहाँ पे गिरे हैं, ऑन द ब्लड ब्राउन अगेन एलिट्रेशन है, ऑन ब्लड ब्राउन, क्योंकि ब्राउन तो ज़मीन होती है, पर ब्लड ब्राउन हो गई, यानी कि वो रेडिश ब्राउन हो गई है खून की वजह से. फ्लैंडर्स एक जगह है बेल्जियम में, और फ्रांस तो आप जानते हैं. तो इसका कलेक्टिव मीनिंग क्या हुआ, मेरे बेटे उन फ्लावर्स की तरह बिखरे पड़े हैं ब्लड ब्राउन ग्रासलैंड्स पे, जो कि गलती से कट गए हों.
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। पहली रीडिंग में तो समझ में नहीं आता है, खुद रीड करना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है। आप फिर से सुन सकते हो एक्सप्लेनेशन। अगेन यहाँ पे एक रियोटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप। क्या तुम, यानी कि ब्रिटिशर्स से पूछ रहे हैं, क्या तुम उस दुख को महसूस कर सकते हो जिस दुख के साथ मैं रो रही हूँ, जिस दुख के साथ मैं आंसू मतलब रो रही हूँ या रोती हूँ। तो देखो ये उस टाइम की बात चल रही है जब वॉर चल रहा है, ठीक है, और हमें न्यूज़ आ रही है कि इतने सोल्जर्स मर चुके हैं, बहुत ब्रूटली मारे गए हैं, बहुत सब कुछ, ठीक है। तो मदर इंडिया भी ये सब देख रही हैं और पूछ रही हैं लोगों से, क्या आप कंपास यानी कि मेजर कर सकते हो वो, यानी कि कष्ट, जो दिक्कतें उन्हें महसूस हो रही हैं आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस हैपनिंग, ठीक है ना। यहाँ एक और बात है, वो एंड वॉच, अगेन एलिट्रेशन यूज किया गया है एंड डोंट फॉरगेट रियोटोरिकल क्वेश्चन है। आगे इन्होंने बोला है, और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन दो मदर इंडिया का हार्ट मतलब डिस्पेयर में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट स्टिल उन्हें प्राइड फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो देख रही हैं कि उनके बच्चे जो है कितने ब्रेव हैं और अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए वो पूछती हैं, क्या तुम जो है उस प्राइड को मेजर कर सकते हो जो मेरे हार्ट के डिस्पेयर के बीच भी मुझे महसूस हो रही है, ये सब देखते हुए। यानी कि सैड होने के बावजूद मुझे जो प्राइड महसूस हो रही है, क्या तुम उसे मेजर कर सकते हो? थ्रिल्स थ्रू मतलब कि थ्रिलिंग हम लोग कहते हैं ना, एक्साइटिंग सेंसेशन, वैसे ही। तो जो मेरे दिल के सैडनेस के थ्रू होते हुए मुझे प्राउड भी फील करवा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रिल्स एंड थ्रू। सो अगेन अब तो आपने समझ ही लिया होगा, ये एलिट्रेशन है अगेन, राइट। वन मोर थिंग टू टेल, यहाँ पे जो आपने देखा ये दोनों जो सेंटेंस है ना, वो और से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इस राइटिंग स्टाइल को, डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं, जहाँ हम अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्टार्टिंग वर्ड सेम यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अगेन नेक्स्ट टू लाइन्स में आप देख सकते हो वो स्टार्टिंग एंड से हो रही है। एंड द होप दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। अब वो फिर से कह रही है, क्या आप उस होप को मेजर कर सकते हो जो मुझे तब मिलता है और कंफर्ट करता है जब मैं प्रेयर करती हूँ और मेरी होपलेसनेस गायब हो जाती है। प्रेयर क्या कर रही है? अपने बच्चों की सलामती के लिए। और होपलेसनेस क्यों है उनके अंदर, एंग्विश क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स आर गोइंग टू डाई। तो अगेन ये सारे रियोटोरिकल क्वेश्चंस हैं। एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और कैन यू, अगेन एक क्वेश्चन है, क्या तुम उस विजन को देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ? क्या है? फार है मतलब कि फ्यूचर की विजन है, जो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो वॉर चल रहा है बट लास्ट में क्या होगा, वो ऐसा सोच रही हैं, विजन है उनका। सैड ग्लोरियस विजन देख रही हैं वो। अब ये सैड और ग्लोरियस एक साथ कैसे हो सकता है? दुखी इसलिए कि उनके कितने बच्चे इस बिना मतलब के वॉर में मर रहे हैं, और एंड ग्लोरियस इस बात का है कि उनके बच्चे जो हैं जिस टीम में थे, जिस आर्मी में है, वो जीत रही है और उनके बच्चों ने अपना बेस्ट दिया, अपनी ड्यूटी सही से निभाई। लाइक नॉर्मली हम इंडियंस का बिलीफ है ना कि जो हमारी ड्यूटी होती है उसे हमें निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो वो यहाँ पे फीलिंग आपको दिख रही होगी। अब ये जो विजन है वो किस चीज़ का है? ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। जो विजन मैं देख रही हूँ कि ये होने वाला है फ्यूचर में, तो वो विजन इस चीज़ का है कि उन्हें दिख रहा है कि जीत हुई है ब्रिटिश लोगों की। और कैसे जब जीतते हैं तो क्या करते हैं? अपना झंडा लहराते हैं। और लेकिन वो झंडे कैसे हैं? जो बैनर हैं, झंडे हैं, वो कैसे हैं? रेड है और टॉर्न है, खून से सने हुए, और टॉर्न यानी कि फटा हुआ झंडा है, ठीक है। एक्चुअली झंडे हैं, बैनर्स लिखा है, ठीक है। अब देखो सैड और ग्लोरियस, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के उल्टे हैं, और नॉर्मली हम दो उल्टे वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जब सेंस बनता है तो उनको मतलब इस लिटरेरी डिवाइस को ऑक्सीमोरोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। When the terror and the tumult of hate shall cease, cease मतलब होता है स्टॉप। यानी कि मदर इंडिया यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रही है ब्रिटिशर्स से कि जब ये टेरर और टमल्ट यानी कि कन्फ्यूजन, हेट का कन्फ्यूजन जब ख़त्म हो जाए ना, यानी कि जो लड़ाई है वो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, एंड लाइफ बी रीफैशन्ड ऑन एनविल्स ऑफ पीस। एनविल क्या होता है? जो एक मेटल का पीस होता है, उसके ऊपर
दूसरा मेटल रख के मारा जाता है हथौड़ी से और उसको नया शेप दिया जाता है ना, लोहार ये काम करता है। तो जब ये सारा हेट्रेड ख़त्म हो जाएगा और लाइफ दुनिया भर में ये जो तहलका मचा हुआ है, तो लोगों की लाइफ जब रीफैशन हो जाएगी, यानी कि चेंज करके रिन्यूएट करके पीसफुल बन जाएगी, उस टाइम पे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक और अभी एक लाइन है, एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस रैंक्स। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, लाइफ जो है पीसफुल बन जाएगी, और जब आपका लव आपको, यानी कि आप रिस्पेक्ट दोगे उन लोगों को, मेमोरियल थैंक्स उनकी मेमोरीज में जिन्होंने एज अ सोल्जर, एज ऑफिसर जाने गंवाई हैं, उनको आप मेमोरियल जब थैंक्स दोगे, तब मेरे बच्चों को याद रखना। वो लास्ट लाइन है। ठीक है, हम उस पर अभी आते हैं। टू द कॉमरेड्स, टू द कॉमरेड क्या होता है? जो हमारी तरफ से किसी लड़ाई में जा रहा हो, तो वो इंसान हमारी टीम का है। ठीक है, जिन्होंने हु फॉट ऑन डॉन्टलेस, डॉन्टलेस यानी कि फियरलेस रैंक्स पे अपनी लड़ाई करी एज ऑफिसर, उन लोगों को जब आप जो है थैंक्स बोलोगे, एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डॉन्टलेस वन, जब आप जो है डॉन्टलेस यानी कि फियरलेस लोगों को ऑनर दोगे जो जिंदा हैं अभी। ठीक है, मतलब जो मर गए उनको मेमोरियल थैंक्स दिया जाएगा, राइट? उनके फैमिलीज को बहुत कुछ देते हैं। और जो लोग फियरलेस हैं उनको भी आप अवार्ड दोगे, जो मतलब जिंदा वॉर से वापस आ गए हैं जिंदा। ठीक है, उनको ऑनर दोगे, उनके डीड्स को मतलब उनके कर्मों को, उनके एक्शंस को, वर्क को, राइट? तब रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टिर्ड सन। मार्टिर्ड यानी कि शहीद बच्चे जो मेरे हैं, सन यानी कि यहाँ पे वही सोल्जर्स की बात की जा रही है, प्राइसलेस ट्रेजर्स की बात की जा रही है, जो अभी मदर इंडिया गवा रही है ड्यूरिंग द वॉर, एंड ऑल्सो अभी वॉर तो कंटिन्यू हो रहा है ना, तो आगे भी गवाएंगी। तब मतलब उनका ब्लड भी याद रखना, उनको ऑनर देना मत भूलना। उन्होंने भी अपना खून को आप लोगों के लिए बहाया, आपकी कंट्री के लिए बहाया है। आप लोगों ने हेट फैलाई है और लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और हमारे सैनिक वहाँ पे गए हैं आपकी हेल्प करने। तो चलिए, ये तो एक बार हमने देख लिया, बट एक बार इसका कलेक्टिव मीनिंग देख लेते हैं, जैसे आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि ब्रेक ब्रेक कर करके पढ़ने में मीनिंग समझ आ जाती है, लेकिन एक बार कलेक्टिव मीनिंग भी हमें जाननी चाहिए। क्या तुम लोगों को कुछ और चीज़ चाहिए जो मेरी कंट्री के पास बची है, जो कि मेरे हाथों में है? रिच गिफ्ट ऑफ क्लोथ, ग्रेन या गोल्ड? मैंने तो ईस्ट और वेस्ट में अपने प्राइसलेस ट्रेजर्स भेज दिए अपने सीने से अलग कर कर, और अपनी घायल वूम्स के बच्चों को ड्यूटी की ड्रम बीट बजते ही भेज दिया मौत की तलवार की तरफ। विदेशी कब्रों में मेरे बच्चे मोतियों की तरह इकट्ठा हैं। वो सो रहे हैं पर्शियन वेव्स के बगल में, बिखरे हुए हैं शेल्स की तरह इजिप्टियन सैंड में, और पेल ब्रोज और ब्रोकन ब्रेव हैंड्स के साथ लेटे हुए हैं। वो फ्लैंडर्स और फ्रांस की ब्लड ब्राउन मेडोज पे उन फूलों की तरह बिखरे हुए हैं जो कि जैसे कि गलती से मौन हो गए हों। क्या तुम उस दुख को मेजर कर सकते हो जिसके साथ मैं रो रही हूँ? क्या तुम उस दुख को महसूस कर सकते हो जो मुझे होता है जब मैं अपने बच्चों को मरता हुआ देख रही हूँ? या फिर तुम क्या उस प्राइड को फील कर सकते हो जो मुझे सैड होते हुए भी महसूस हो रही है? या फिर क्या तुम उस होप को समझ सकते हो जो मुझे होपलेस होने पर प्रेयर करने पे मिलता है और मुझे कंफर्ट करता है? क्या तुम जीत के रेड टॉर्न फ्लैग्स को और उनकी विजन को देख पा रहे हो जो मैं देख पा रही हूँ? जब ये टेरर और टमल्ट दुनिया में खत्म हो जाएगा और लोगों की लाइफ जो है एनविल के ऊपर फिर से रीफैशन्ड होके पीसफुल लाइफ में चेंज हो जाएगी, और जब तुम अपने फियरलेस कॉमरेड्स को मेमोरियल थैंक्स दोगे और उन्हें उनका ऑनर करोगे, और जब तुम फियरलेस लोगों का सम्मान करोगे, उन्हें अवार्ड दोगे, तो उस समय मेरे शहीद बच्चों के भी खून को याद रखना। आई नो ये काफी इमोशनल स्टोरी है, ये सब हुआ है, तो ये एक तरह से स्टोरी है जो कि हिस्ट्री है और जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट या हम अपने प्रेजेंट का ख्याल रख सकते हैं और अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम इस पोएम से ज़रूर सीख सकते हैं। पहला, वॉर कभी भी ग्लोरियस नहीं होता। हाँ, हो सकता है कभी कभी वॉर की बहुत ज़रूरत हो, लेकिन वॉर चाहे कैसा भी हो, उसमें कॉमन लोग की हार हमेशा होती है। कितने लोग अपने लव्ड वंस को खोते हैं और कितने ही लोग यंग एज में इस दुनिया से चले जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो है कि वॉर मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ईगो सेंट्रिक पीपल की वजह से स्टार्ट होता है, जो कि किसी भी एक छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो बदला लेना चाहते हैं, या फिर वो लालची हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि दूसरे देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं।
और क्लास 10th में हमने देखा था हिस्ट्री में कि वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, राइट? तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इसलिए भी कि इसमें हमने काफ़ी कुछ नया सीखा कि कैसे एनाफोरा, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन, एलिट्रेशन वगैरह वगैरह का यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश को या फिर किसी भी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें फीलिंग्स ला सकते हैं। एंड स्पेशली जो इमेजरी वाला पार्ट है, उसमें तो ना चाहते भी इंसान इमेजिन करने लग जाए उस टाइम की सिचुएशन को। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।